आपका अपने चैनल ब्रेनिक एजुकेशन फ़िज़िक्स में। और आज हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ के बारे में, जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट अगला टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ वीडियो 2 है ये, और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। ऑलराइट, तो चार्ज के बारे में आपको सारा कुछ इससे पहले वाली वीडियो में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ के बारे में। ये कूलाम्स लॉ है क्या? तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं और ये चार्ज सेम भी हो सकते हैं, ये चार्ज अपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं। जैसे कि ये दो चार्ज हैं, इस चार्ज को मैंने बोला Q1, इस चार्ज को मैंने बोला Q2। इस चार्ज की वैल्यू मैंने माना कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज मैंने चलो पॉजिटिव ही मान लेता हूँ, आप लोग चाहें तो नेगेटिव भी मान सकते हैं। तो अगर ये दोनों सेम चार्ज हैं तो हमने कहा था इन पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी ये चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा और इस वाले चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो फोर्स हमारे अट्रैक्टिव लगते दोनों, ये इस पर भी इधर लगता और इस पर भी इधर लगता। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमने पॉजिटिव मान लिए हैं तो हम मान लेते हैं कि जो फोर्स है वो कैसा लग रहा है, रिपल्सिव। अगर मैं इसको यहाँ से नेगेटिव कर दूँ, अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमारा जो फोर्स है वो कैसा लगने लगेगा, इस पर भी इधर लगेगा और इस पर भी इधर लगेगा। ये दोनों चार्ज अंदर की तरफ आ जाएंगे, दोनों चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो सवाल ये नहीं है कि फ़ोर्स कैसा लगेगा, सवाल ये है कि फ़ोर्स लगेगा, और हमें पता है कि दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है कि फ़ोर्स अब लगेगा कितना। हमें यहाँ पर नेचर ऑफ फोर्स तो पता है, बट हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता है। ठीक है, कि फ़ोर्स कितना लगेगा और किन किन फैक्टर पे डिपेंड जो है करेगा। तो कूलाम्स लॉ ऑफ फोर्स कूलाम्स लॉ जो है, ये हमें किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसकी वैल्यू देता है। तो हम यहाँ लिखते हैं दिस लॉ गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक force working between two point charge। तो मेन पॉइंट यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ये बेटा काम करेगा सिर्फ पॉइंट चार्ज पर ही। ठीक है, ये बड़ी बॉडीज़ पर काम नहीं करता। जब अगर हम चार्ज को पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं तो वहाँ पर ये काम करेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, और यही लिमिटेशन भी है। ये क्या है, लिमिटेशन भी है इसकी कूलाम्स लॉ की। ऑलराइट, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो और हमें ये लॉ ये बताता है, दिस लॉ also describe that on what factor the value of electrostatic force depends, किन किन फैक्टर पर हमारी ये वैल्यू डिपेंड करेगी। तो अब हम यहाँ टर्म्स मान लेते हैं। हम मान लेते हैं क्या, कि सपोज़ करिए हमारे पास दो चार्ज हैं, 1 2, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने बोला कि ये डिस्टेंस r है। ठीक है, ये डिस्टेंस r है। इस चार्ज को हमने बोला Q1, इस चार्ज को हमने बोला Q2। तो इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा, हमने कहा F फोर्स जो है लगेगा। तो हमारे पास यहाँ ये दो चार्ज हैं, दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2, और इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, दिस इज़ R। तो हमने कहा इसमें जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जैसा भी हो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द चार्ज, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के वैल्यू के बराबर, Q1 Q2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द फोर्स, जो पहला पॉइंट है इसका अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, फोर्स वर्किंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज is directly proportional to the
to the product of the magnitude of both charges. ऑल राइट, इसको थोड़ा पीछे से लिख देता हूँ, ऑफ बोथ चार्जेस, यानी कि जो फोर्स इनके बीच में काम कर रहा है, हमने बोला जो एफ फोर्स काम कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर एक चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर Q की वैल्यू बढ़ती है तो फोर्स की वैल्यू भी इनके बीच में बढ़ जाएगी। कैसा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड पॉइंट ये है कि ये डिस्टेंस पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम बढ़ा देंगे तो हमारा फोर्स हो जाएगा कम, यानी कि फोर्स इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी डिस्टेंस को आप कम करो, दोनों चार्ज को करीब करीब लाओ। अगर आपने चार्ज को यहाँ ले आए तो फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर आपने चार्ज और दूर कर दिए तो फोर्स जो है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डिस्टेंस के बढ़ने पे फोर्स जो है कम हो रहा है और डिस्टेंस के घटने पे फोर्स ज़्यादा हो रहा है। तो यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो इन्वर्स किस रेशियो में होगा? ये स्क्वायर के रिलेशन में चलेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं एंड द फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between them. All right, force is inversely proportional to the square of the distance between them. तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि अगर अगर हम इसको रेडियस, हमारी ये जो डिस्टेंस है ये डबल हो जाएगी तो फोर्स हमारा 4 टाइम्स कम हो जाएगा। भाई यही मतलब है, इफ़ द डिस्टेंस इज़ डबल, या लिख दें इफ़ वी डबल द डिस्टेंस then force reduces 4 times। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का रिलेशन है, तो अगर ये 2r कर दें, हम डबल कर दें तो ये 4 टाइम्स जो है कम हो जाएगा, और अगर इसको 4 टाइम कर दें डिस्टेंस को तो ये 16 टाइम जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों टर्म को हम फर्स्ट और सेकंड को अगर मर्ज करके लिखते हैं तो हमें मिलता है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, सॉरी ये मैंने ऐसे लिख दिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसे, अभी देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए हमें यहाँ एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो हम एक कांस्टेंट लेते हैं, F इज़ इक्वल टू द K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ होता है वेयर K इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो K है, K की वैल्यू हमारी डिपेंड करती है मीडियम पर। तो जो K की वैल्यू होती है, K यहाँ लिखते हैं वैल्यू ऑफ K फॉर फ्री स्पेस, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो हमारा ये होता है कूलम्ब्स लॉ। ठीक, बाद में हमें पता है कि हमने K की वैल्यू, क्योंकि डिपेंड करती है मीडियम पर, तो ये देखिए वैल्यू ऑफ K इज़ डिपेंड्स ऑन मीडियम। सही है, तो हम ये इट में भी इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम।
सही है, ये डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। ऑलराइट, तो अगर हम फ्री स्पेस के लिए बात करें तो k की जो वैल्यू हम लेंगे नॉर्मली जो हम रखते हैं वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारी होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सही है, और ये 4 पाई हम लेते हैं क्योंकि हमारा ये एक जो चार्ज है वो स्फेरिकल होता है। देखिए अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, मैं बाद में आप लोगों को इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना ही मान लें कि हमारे जो k की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इससे हमारा जो कूलम्ब्स लॉ बनता है, कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज अपॉन R स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इसमें जो हमारे k की वैल्यू है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये जो है फ्री स्पेस के लिए है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹। ये किसके लिए है? फ्री स्पेस के लिए। अगर फ्री स्पेस नहीं होगा तो हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, दूसरे मीडियम के लिए हमारे मीडियम की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है। देखिए एप्सिलॉन नॉट हम लिखते हैं इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस के लिए होती है। ठीक है, अब बात ये है कि परमिटिविटी है क्या, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ परमिटिविटी। ऑलराइट, व्हाट इज़ परमिटिविटी। तो देखिए सपोज़ करिए एक चार्ज है और एक और चार्ज रखा है इसके सामने और ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो सवाल ये देखिए ये कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं ये फील्ड पर काम करते हैं। बेसिकली अपने आसपास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये फील्ड पर काम करेंगे। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसके फील्ड की हेल्प से ये काम करता है। तो हम ये मान रहे हैं कि अगर ये दो चार्ज जो हैं एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फील्ड ज़रूर होगा। अब यहाँ फोर्स जब लग रहा है मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ। देखिए मुझे आपको परमिटिविटी बतानी कि बेसिकली परमिटिविटी है क्या। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझें। सपोज़ करें कि दो चार्ज के बीच में कोई फोर्स F लग रहा है। ठीक है, अगर मान के चलो कि मैं F इज़ इक्वल टू मान लेता हूँ कि 100 न्यूटन है। ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ से ऐसे 100 लाइन जो है ट्रांसफ़र हो रही हैं और ये 100 लाइन मिलकर इस पर फोर्स लगा रही हैं। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि इस तरह से ये 100 लाइन जो है जा रही हैं और इस सामने वाले चार्ज को पकड़ के क्या कर रही हैं, अपनी तरफ खींच रही हैं। दोनों पर मान के चलो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव है। ये रिपल्सिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मान रहा हूँ कि ये अपोजिट चार्ज हैं तो ये 100 न्यूटन का फोर्स जो लग रहा है तो मैंने मान लिया यहाँ 100 लाइंस जो हैं वो काम कर रही हैं। और ये हम कहाँ ले रहे हैं? फ्री स्पेस में। किसमें? फ्री स्पेस में। अब अगर मैंने क्या किया, इन लाइनों को उठाया और उठाकर हमने इसके बीच में क्या रख दिया, इनके बीच में हमने मीडियम डाल दिया, वाटर। सही है, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में हमने मीडियम जो है वो डाल दिया, कितना? वाटर। तो जब मैंने वाटर इसके अंदर डाला तो ये अब मीडियम एप्सिलॉन नॉट नहीं रहा। अब हम जो मीडियम ले रहे हैं वो क्या आ गया? नाउ वाटर इज़ द मीडियम, वाटर इज़ द मीडियम। तो
हम ये कह रहे हैं कि जितनी लाइंस फ्री स्पेस में चल रही थी उतनी लाइंस अब यहाँ नहीं चल पा रही हैं। कुछ लाइंस वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली या कुछ लाइंस यहाँ पर उसने एक तरह से ख़त्म कर दिया, अपने मीडियम की वजह से ख़त्म हो गए। तो अब सपोज़ करो हमने बोला कि परमिटिविटी जो है वाटर की 40 है, ठीक है। हमने क्या सपोज़ किया कि जो परमिटिविटी है वाटर की, इसको मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन m, ठीक है, और m को ले लेते हैं वाटर, तो एप्सिलॉन w हमने बोला कि 40 है, और तो 40 में ये मानता हूँ कि वो 40 लाइंस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। 40 लाइंस जो है, लाइंस 40 लाइंस इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर, ठीक है। तो अगर 40 लाइन वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली तो आगे कितनी लाइन जाएंगी? ओनली 60, ठीक है। तो आगे हमारा जो फोर्स जो लगा वो अब 100 नहीं लगा, वो कितना लगा? 60 न्यूटन लगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस वाटर की जगह कोई और मीडियम, जैसे कि मैंने इसके अंदर जो है गिलास के बीच में ये जो है रख दिया, ठीक है। मैंने क्या रख दिया? गिलास, इन दोनों चार्ज के बीच में गिलास डाल दिया, ठीक है। तो देखिए, अब अगर गिलास की जो परमिटिविटी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो गिलास की जो परमिटिविटी है वो मैंने मान ली 60 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60 लाइन जो है वो किसने एब्जॉर्ब कर ली? गिलास ने। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 60 लाइंस एब्जॉर्ब बाय द ग्लास, ठीक है। तो आगे कितनी लाइन गई? सिर्फ 40। तो फोर्स कितना हो गया? 40 न्यूटन। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर परमिटिविटी फ्री स्पेस कह रहा हूँ, सॉरी, अगर परमिटिविटी किसी भी मीडियम की बढ़ रही है, ठीक है, अगर परमिटिविटी किसी भी मीडियम की बढ़ रही है तो फोर्स की वैल्यू कम हो रही है। तो हमने क्या देखा? इफ़ द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम increases, the value of the force, electrostatic force, in that medium is decrease. ऑल राइट। तो अगर परमिटिविटी किसी मीडियम की बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू उस मीडियम में घटेगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? परमिटिविटी के, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें इक्वल करने के लिए, अब जो ये लाइन है ये 2 डायमेंशनल तो है नहीं, हमारा जो चार्ज होता है वो क्या होता है? एक स्फेयर। तो स्फेयर के केस में हम क्या यूज़ करते हैं? 4 पाई। तो हम इसको लिखते हैं F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये K की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाती है। अब इसमें परमिटिविटी की अगर डेफिनेशन में लिखूँ तो परमिटिविटी is the property of a material, which defines the amount of electrostatic force that is allowed to work between two point charge। सही है।
कि परमिटिविटी किसी भी मटेरियल या मीडियम की, सॉरी यहाँ मैं मीडियम कर देता हूँ, मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में वहाँ पर लगेगा, कितना वो मीडियम अलाउ करता है। ठीक है, सही है। तो ये हमारा दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ परमिटिविटी। इसको हम एप्सिलॉन से जो है डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जो हम चार्ज ले रहे हैं वो फ्री स्पेस में ना होके किसी मीडियम में रखे हैं, तो ये डिस्टेंस हमारी r है और ये चार्ज है q1, ये चार्ज है q2, और इन दोनों के बीच में हमने कहा कोई मीडियम है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक मीडियम ले लिया, कोई और मीडियम यहाँ पर बना हुआ है, इसमें ये जो चार्ज रखे हुए हैं। तो हमारा जो फोर्स लगेगा, फोर्स इन मीडियम, ये लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ हमारा सेम है, बस हमारे क्या चीज़ चेंज हो गई है, हमारे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m जो है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, अब जैसे हम पहले k की वैल्यू रख देते थे 9 × 10⁹ वो अब यहाँ नहीं रखी जाएगी। ठीक है, यहाँ हमें इस मीडियम के जो वैल्यू है, वो जो भी परमिटिविटी दी गई है वो हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट है किसका, रिलेटिव परमिटिविटी का। किसका है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ permittivity of the medium to the permittivity of free space। of the free space। तो देखिए अगर हम बात करें कि रिलेटिव परमिटिविटी ER की, तो ये सपोज़ करो हम रिलेटिव परमिटिविटी किसकी देख रहे हैं, वाटर की। हमने बोला रिलेटिव परमिटिविटी हम किसकी निकाल रहे हैं, एग्जांपल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी हम ले रहे हैं किसकी, वाटर की। परमिटिविटी ऑफ वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ वाटर, परमिटिविटी ऑफ वाटर अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो हम लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ER किसके लिए, वाटर के लिए, इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वाटर को हम लिखेंगे EW यानी कि EM भी लिख सकते हो, अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि E0। तो किसी और भी मीडियम के लिए अगर हम EM निकालते हैं, या यहाँ से अगर आप EW निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी, E0 ER। ठीक है, कितना हो जाएगा, E0 ER। तो EM इज़ इक्वल टू किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है, EM इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं E0 ER। ठीक है, ठीक है, इससे फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर हम फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है, ठीक है, E0 की वैल्यू की बात करें तो E0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट होती है
न्यूटन इनवर्स कूलम्ब स्क्वायर मीटर माइनस 2। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम किसी और मीडियम के लिए, वाटर के लिए लेंगे, गिलास के लिए लेंगे या किसी अदर मीडियम के लिए ले रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो भी इसी टर्म में आती है, जो कि हमें याद करने में मुश्किल है। लेकिन अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू की बात करें तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इस तरह से होती है कि 2 है, किसी की 3 है, किसी की 4 है, किसी की 5 है, ये इस तरह से जो है हमें रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू मिलती है। तो अगर आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है किसी मीडियम की, तो उसको आप फ्री स्पेस की परमिटिविटी याद रखिए, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मीडियम की परमिटिविटी जो है आपकी निकल जाएगी। तो ये मेथड जो है हमारे लिए ईजी हो जाता है थोड़ा। तो अब अगर हम कूलम्ब्स लॉ किसी मीडियम के लिए बात करें, कूलम्ब्स लॉ फॉर अ मीडियम, ये क्या हो जाएगा, Fm यानी कि फोर्स इन अ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एप्सिलॉन m की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं E0 ER। ठीक है, तो हम फोर्स इन मीडियम भी लिख सकते हैं 1/4 पाई E0 ER Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यानी कि अगर देखो दो चार्ज किसी और मीडियम में रखे हुए हैं, दो चार्जों के बीच में मीडियम कुछ और है, तो हमें चाहिए रिलेटिव परमिटिविटी। क्या चाहिए, इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो हम E0 ER का यूज़ करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो हमें पता है, वी नो कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, F0 की। यानी कि अगर इन दोनों चार्जों को हम फ्री स्पेस में रखते तब ये वैल्यू हमारी आती। सही है, फ्री स्पेस के लिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट Fm इज़ इक्वल टू, देखिए ये वाली और ये वाली वैल्यू किसकी है, F0 की। तो हम लिख सकते हैं F0 अपॉन नीचे क्या बचेगा, सिर्फ ER। तो अगर हम ER से जो है डिवाइड करते हैं इसको फ्री स्पेस के, मतलब जो भी हमारे, सपोज़ करो कि कोई फोर्स हमें दिया गया है दो चार्ज के बीच में जो लग रहा है फ्री स्पेस में। ठीक है, और हमें रिलेटिव परमिटिविटी दी गई है और पूछा है कि इस मीडियम में कितना फोर्स लगेगा। तो फ्री स्पेस में जितना फोर्स लग रहा है उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे। जैसे सपोज़ करो, मैं एक बात आपको बताता हूँ, किसी ने आपसे कहा कि दो चार्ज फ्री स्पेस में रखे हैं, इनकी जो भी कुछ भी वैल्यू है हम उसकी बात नहीं कर रहे, डिस्टेंस इनके r है, फ्री स्पेस में जो इन पर फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हमने बोला 8 न्यूटन है। कितनी है, 8 न्यूटन। और अगर हमें उसने कहा कि इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है 2। ठीक है, तो आप ये बताइए कि इस मीडियम, जिस मीडियम, अगर हमने एक मीडियम डाल दिया इसके बीच में और इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो इस मीडियम में अब कितना फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा मीडियम में, फ्री स्पेस में कितना लग रहा था, 8 न्यूटन, और हमारी जो रिलेटिव परमिटिविटी है 2, तो हमारा इस मीडियम में फोर्स लगेगा 4 न्यूटन। तो हमें रिलेटिव परमिटिविटी से काफ़ी फ़ायदा जो है हो जाता है यहाँ पर इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये हमारा यहाँ पर इस तरह की हेल्प हो जाती है। तो दिस इज़ द परमिटिविटी। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कूलम्ब्स लॉ। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।